तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर नंबर 6, जो कि है एक हमारी ऊप्स के प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि है इनकैप्सुलेशन। तो इसे हम लोग ख़त्म करेंगे वन शॉट में। और इस वीडियो को भी हम लोग शुरू करते हैं एक म्याऊं के साथ। म्याऊं, ठीक है। और नोट्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा पिछले क्लास में जो लास्ट में क्वेश्चन था, उसका आंसर। ये देखिए, ये रहा आंसर। यहीं पे आंसर मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा इसको प्लीज़ प्लीज़। तो हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कि हमारा मेन टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। जैसा कि आपको पता है कि इनकैप्सुलेशन करता क्या है, इनके जो हम पुराने वीडियोज़ में बहुत बार पढ़ चुके हैं उसके प्रिंसिपल में, इसी को बस हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप, ठीक है। ये इनकैप्सुलेशन बेसिकली बंडलिंग होता है, डाटा की बंडलिंग होती है किसी एक सिंगल यूनिट में, ठीक है। मतलब कि जैसे आप क्लास बनाते हैं, क्लास में आप बहुत सारा डेटा लिख देते हैं, तो आपने उस पूरे डेटा को एक क्लास के अंदर बंडल कर दिया है, ठीक। और जैसे हम पिछले वीडियो में शायद हमने टॉफ़ी का एग्जांपल दिया था कि ये एक टॉफ़ी है, टॉफ़ी का रैपर है और इसके अंदर एक टॉफ़ी है। ये जो टॉफ़ी है ये आपका डेटा है, और आपने अपने डेटा को इस रैपर के अंदर बंडल कर दिया है, ठीक है। तो एक काम किस लिए आता है, ठीक। इट हेल्प्स इन हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एक्सेस टू द डाटा थ्रू मेथड्स, ठीक। मतलब वही, सबसे पहले तो आप लोग को ये आपका डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक बंडल्ड फॉर्म में दे देता है, दूसरा बाहर थोड़ी आउटर वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करता है। बस यही सब हल्के फुल्के फीचर्स हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पता लगेगा भी आपको धीरे धीरे क्या फीचर्स हैं। ये आए हमारे बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। सबसे पहला वही डाटा हाइडिंग, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सेस टू क्लास डेटा कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड्स, ठीक। मतलब कुछ गेटर और सेटर मेथड्स होते हैं कि हम लोग कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, उसको हम लोग ने गेट मेथड में डाल दिया, तो हम लोग जब उस गेट मेथड को कॉल करेंगे तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। मतलब ऐसे कई सारे ये मेथड्स के नाम हो सकते हैं, गेटर और सेटर मेथड्स, ठीक है। रीयूजिबिलिटी में काम आते हैं, मतलब आपने कोई एक क्लास बना दी पहले ही, अब आप उसको, वो क्लास मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करने का काम कर रही 2 नंबर्स का, एम और एन का, तो आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन का काम पड़ेगा आपने इस क्लास को कॉल कर लिया या फिर जो भी, ठीक है। ये तो बस एग्जांपल था, मल्टीप्लिकेशन जैसे छोटा काम तो नहीं करेगी कोई क्लास, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जांपल। और ये इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी देती है हमें एक थोड़ी सी। बस चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन पे एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको सेटर मेथड और गेटर मेथड बताया गया कि कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपने एक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लिया, नेम नाम का आपने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जिसको आपने प्राइवेट वो कर दिया, प्राइवेट इनिशियलाइज कर दिया। प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक। इसके बारे में जस्ट आप अगली साइड में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये करता क्या है कि जैसे किसका नाम सेलेक्ट करता है, हर एक वेरिएबल को उसकी औकात दिखाता है कि तुम्हारी औकात यहाँ तक ही है, तुम यहीं तक जा सकते हो, ठीक है। और वैसे ही एक दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक, ठीक। मतलब इस तरह के 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक। तीनों काम ये हम लोग समझेंगे आगे क्या होता है, और तीनों की रेंज कितनी होती है, ठीक। तो प्राइवेट की रेंज इतनी होती है कि ये जो वेरिएबल है आप इस क्लास के बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे अब यहाँ पे तो हमने इसको एक्सेस कर लिया, जो सेट नेम है, सेट नेम में हम लोग ये ऊपर वाले नेम को ही तो वो कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये वाला तो ये वाला है, ये दिस डॉट नेम है, दिस कीवर्ड जो ग्लोबल नेम होता है उसको एक्सेस करने का काम आता है, ठीक है। दिस कीवर्ड की हेल्प से हम लोग कर रहे हैं एक्सेस को। तो आप कहेंगे यहाँ तो हमने इस नेम को एक्सेस किया और बाद में उसी में स्टोर करा दिया वेरिएबल। ये तो इसमें होता क्या है कि आप किसी पब्लिक मेथड की हेल्प से एक प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम लोग आ गए एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड देयर स्कोप, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन द विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स, ठीक है, टू अदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जावा हैज 3 मेन एक्सेस स्पेसिफायर्स, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ठीक। अब प्राइवेट का स्कोप कहाँ तक होता है,
द मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास। मतलब आप उसको उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। ठीक है, वही आउटसाइड द क्लास उसका एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अगर उस क्लास की आपने कोई सब क्लास बना रखी है तो आप उसमें भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये डेटा हाइडिंग के लिए यूज़ होता है प्राइवेट ज़्यादातर। ये एक प्राइवेट के लिए छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है, लेकिन इसको आपको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक आसान प्रोग्राम से मैं समझाता हूँ, अभी वो हम लिखेंगे उस पर डायरेक्ट कंपाइलर पे। और ये रहा प्रोटेक्टेड कीवर्ड। इसका आप यूज़ समझ लीजिए पहले होता क्या है। प्रोटेक्टेड कीवर्ड आपको सेम आपको पैकेजेस के बीच में वो डिनाई करता है, एक्सेस डिनाई करता है। ठीक है, आपने एक पैकेज बनाया, उसमें कई सारी क्लासेस स्टोर की, आप उन सब क्लासेस में वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक और पैकेज बनाया तो आप किसी प्रोटेक्टेड वेरिएबल को उस पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑफर्स मोर विजिबिलिटी देन प्राइवेट बट लेस देन पब्लिक। और अब आते हैं इसके बाद पब्लिक में। ये प्रोटेक्टेड का कोड है, इसको देखते हैं अभी बाद में। हम लोग आते हैं हम लोग पब्लिक पे। पब्लिक करता क्या है? पब्लिक आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ एक्सेस कर लो, बस सिंपल। ठीक है, और ये रहे कुछ विजिबिलिटी रूल्स एक्सेस स्पेसिफायर्स के। ये देख लेते हैं। इन सेम क्लास में हम लोग तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। सेम पैकेज में हम लोग प्राइवेट को नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को कर सकते हैं, पब्लिक को कर सकते हैं। और सब क्लास में हम लोग प्राइवेट को नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को कर सकते हैं, पब्लिक को कर सकते हैं। और अदर क्लासेस में हम लोग सिर्फ पब्लिक को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोड की हेल्प से समझते हैं कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे ये प्राइवेट लिस्टेड, ये इस वेरिएबल को हम लोग ने प्राइवेट वो कर रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्लास में हम लोग ने दो क्लासेस बना रखी हैं। तो इस क्लास में देखिए, जैसे कि हम लोग ने इस लाइन में इस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस नेम वेरिएबल को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरर आ जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहा है नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़। अब हम लोग इसको पब्लिक करके देखते हैं। ये देखिए पब्लिक, जब जैसे ही हम लोग ने पब्लिक किया वैसे ही यहाँ पे एलिस सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, क्योंकि हम लोग पब्लिक को दो क्लासेस के बीच में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एक बार प्रोटेक्टेड करके देखते हैं। प्रोटेक्टेड में भी हम लोग दो क्लासेस के बीच में एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपने जस्ट पिछले एक टेबल में देख रखा था। ठीक है, प्रोटेक्टेड को हम लोग सिर्फ दो पैकेजेस के बीच में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने दो पैकेजेस क्रिएट कर दिए हैं जिसमें कई सारी क्लासेस हैं, जो कि अभी आपको सिखाना बहुत मुश्किल है कि दो पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें दिखाना ज़रा वो है। तो हम लोग अगर दो पैकेज क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल पैकेज 1 और पैकेज 2, पैकेज 1 में कई सारी क्लासेस हैं और पैकेज 2 में कई सारी क्लासेस हैं। तो अगर आपने पैकेज 1 में कोई एक वेरिएबल प्रोटेक्टेड नाम से डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसको पैकेज 2 में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही एक एरर आ जाएगा जैसा कि प्राइवेट में आया था यहाँ पे। ठीक है, जब आपने यहाँ पे प्राइवेट लिखा था तो ये जो एरर आया था यहाँ पे कि नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस, तो वैसे ही बता दिया गया उसमें नेम हैज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऐसा करके। समझे? तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में आपको 3 टाइप के वो देखने मिलेंगे वेरिएबल्स। हम लोग बारी बारी से एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल्स पे। तो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, मोस्टली पैरामीटर्स में। जैसे मान लीजिए आपने एक्स नाम का कोई फंक्शन बनाया, उसमें पैरामीटर डाल दिया इंट ए। तो इंट, ये जो अब इंट ए है, इस ए को आप इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर तक इसकी रेंज लिमिटेड हो गई। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स इन्हें कहते हैं। जैसे कि ये तो मेन फंक्शन में बन रखा है, तो लोकल वेरिएबल मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो गया इस प्रोग्राम में। ठीक, मतलब ऐसे अगर आप अलग से कोई फंक्शन खुद से डिफाइन करते हैं और उसके अंदर भी कोई वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने इंट एक्स ले लिया, तो इसकी रेंज भी अब यहाँ तक लिमिटेड हो गई, इस वेरिएबल की रेंज तक लिमिटेड हो गई, जब इस फंक्शन की रेंज तक।
कि जब तक आप इस फंक्शन को क्लोज नहीं करते हैं तब तक आप इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, एक्सेसिबल ओनली विद इन द मेथड और ब्लॉक। ठीक है, और इसे हम लोग को एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगले वेरिएबल पे को। ये है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग एक क्लास के अंदर और एक किसी मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। और जब आप इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इस पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंट है तो इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, तो इंस्टेंस वेरिएबल पे 0 असाइन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल असाइन किया, इंट नम इक्वल्स टू 10 मान लीजिए। तो अगर आप इस जगह पे रुकिए एक सेकंड, थोड़ा सा साफ करते हैं जगह को। जैसे अगर आपने मान लीजिए नम इसको इक्वल्स टू 10 कर दीजिए। ठीक, ये आपने असाइन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप नम को 20 करने की कोशिश करेंगे अगली लाइन में, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं बाहर। आप इंस्टेंस वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने मेन फंक्शन के अंदर जाके यहाँ पे लिखेंगे नम इक्वल्स टू 20, तब ये इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल्स। और ये तब इन्वोक होते हैं जब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब इंस्टेंस वेरिएबल इन्वोक होते हैं और उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इन्वोक होती हैं। जैसे आप ये जो प्रोग्राम यहाँ पूरा लिखा हुआ है, इसको हटा के, ये तो जो मैंने लिखा है इसको हटा के, जो ये प्रोग्राम यहाँ पूरा लिखा हुआ है इसको आप वो करेंगे, रन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ ओबीजे नम में आप जब प्रिंट करेंगे तो 0 प्रिंट हो रहा होगा। ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्लास वेरिएबल्स पे, जिनको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम लोग स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि अगर आप एक स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो अब इस पूरी क्लास में उस वेरिएबल का यूज़ सेम रहेगा। मतलब कि जैसे कि अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल एक n लेते हैं और एक कहीं लोकल आप एक और इंट n ले लेते हैं, तो ये जो लोकल वेरिएबल होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक, तो अगर आप लोकली कुछ चेंज करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल चेंज हो रहा होता है उस फंक्शन के अंदर। ठीक है, और आप जब फंक्शन के बाहर यूज़ करेंगे तो इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जब आप किसी उसको स्टैटिक बना देते हैं फंक्शन को, तो आप उसके अंदर भी किसी फंक्शन के अंदर भी अगर काउंट कॉल करेंगे इस केस में जैसे, तो वो ये जो बाहर वाला काउंट है, जो बाहर स्टैटिक वाला काउंट है, इसको ही रेफर कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको चला के देखना पड़ेगा अपने उस पर पीसी पे। ठीक है, यहाँ एक इंस्टेंस वेरिएबल ले रखा है एग्जांपल के लिए, एक लोकल वेरिएबल ले रखा है, और यहाँ इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल प्रिंट कर दिया है। ठीक है, बस, और ऑब्जेक्ट एक दूसरे क्लास में इसी क्लास को कॉल कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया गया इस प्रोग्राम में। इसका आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट इसका ये आएगा। अब आते हैं हम लोग अपने MCQ पे। थोड़े कुछ MCQs रखे हैं इसमें 7-8 तो आपके लिए। इसका आंसर आपको सब पूरा एकदम लास्ट में मिल जाएगा। ठीक, वैसे आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? टू अचीव इनहेरिटेंस, टू इंश्योर पॉलीमॉर्फिज्म, टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, टू इनेबल मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, इसका आंसर अपने आप सोचने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, टू हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन? अब इन चारों में से इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ज़रा खुद सोचिए और बताइए। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स एज पब्लिक, कंबाइनिंग डेटा एंड मेथड्स इन अ क्लास, क्रिएटिंग सब क्लासेस, यूजिंग लूप्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ये तीनों तो बिल्कुल कहीं आसपास ही नहीं आए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Which access specifier allows members to be accessed only within the same class?
सेम क्लास में कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर हेल्प करता है एक्सेस करने में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी। ठीक है, प्रोटेक्टेड। अब मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड इन, इसका आंसर बताइए। ये थोड़ा सा टिपिकल वो है, टिपिकल क्वेश्चन है। ओनली विद इन द सेम क्लास, द सेम क्लासेज एंड सब क्लासेज इन अ पैकेज, द सेम पैकेज ओनली, एनी क्लास इन द प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the default access specifier in Java if no access modifier is mentioned? अब बताइए डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा होता है? ये होता है ये डी, पैकेज प्राइवेट। ठीक है, सॉरी, ये लोकल वेरिएबल्स आर, ये क्वेश्चन छूट गया था। लोकल वेरिएबल्स आर, इसका आंसर आप बताएंगे। डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड एंड एक्सेसिबल ओनली इन दैट मेथड, ये तो सही है, पहला ही आंसर सही मिल गया आपको। ठीक है, अ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल इन अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड कैन बी एक्सेस्ड। अब देखिए इसको क्या करना है, ओनली इनसाइड द सेम क्लास, इन द सेम क्लास एंड सब क्लास, फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इन द सेम पैकेज। तो प्राइवेट मेंबर क्या करता है, ओनली इनसाइड द सेम क्लास। ठीक है, अब 8th, व्हाट हैपन्स इफ अ क्लास डज नॉट हैव अ मेन मेथड इन जावा। तो अब अगर किसी क्लास में आपने कोई क्लास बनाया, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, XYZ मान लीजिए क्लास बनाया, और उसके अंदर आपने सारे मेथड्स तो लिखे लेकिन मेन मेथड लिखना भूल गए। ठीक है, क्योंकि जब कंपाइलर वो करना चालू करता है, प्रोग्राम को चेक करना चालू करता है, तो वो मेन मेथड में ही जाता है सबसे पहले। मेन मेथड से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो जब मेन मेथड नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये रहे सारे करेक्ट आंसर्स। इसको एन कर लीजिएगा। एडिटर साहब से थोड़ी गलती हो गई है, हमारे जो स्लाइड एडिट करते हैं जी, वो वाला एडिटर, वीडियो वाला नहीं, या फिर। ठीक है, ये रहे आपके सारे आंसर्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओह, तो थैंक यू। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इस वीडियो को भी हम लोग एंड करेंगे एक म्याऊं के साथ, म्याऊं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए।